चलो भाई, यह एल्किल हैलाइड की अंतिम क्लास है। सबसे पहले हमने वो एल्किल हैलाइड पढ़े थे जिनमें हैलाइड की संख्या थी केवल एक। अब ऐसे हैलाइड पढ़ रहे हैं जिनमें खुद हैलाइड की संख्या है कितनी, एक से ज्यादा। अब बताओ, अब अपनी हेडिंग क्या है, डाई हैलाइड। अब डाई हैलाइड दो प्रकार के होते हैं, इनकी दो प्रकार की संभावनाएं हो सकती है। कैसे? अगर एल्किल में अगर दोनों हेलोजन समूह है वो पास पास वाले कार्बन पे हो तो हैलाइड की ऐसी स्थिति को बोलते हैं विसिनल। और अगर दोनों समान हेलोजन अगर एक ही कार्बन पे हो तो ऐसे हैलाइड की अवस्था को बोलते हैं जेम अवस्था। तो ये तो हैलाइड है जेम डाई हैलाइड, और ये क्या है रे, विसिनल डाई हैलाइड। दोबारा सुनो, अपनी हेडिंग है डाई हैलाइड, इसकी दो अवस्थाएं बनती है। अगर समान हेलोजन समूह पास पास वाले कार्बन पे हो तो उसे तो बोलते हैं विसिनल, और दोनों अगर हेलोजन समान समूह कहाँ हो, एक ही कार्बन पे, उसे क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। तो अपनी पहली हेडिंग क्या है, विसिनल डाई हैलाइड। अब सबसे पहले अपन किसी को भी क्या पढ़ते हैं, उसकी बनाने की विधियां। सबसे पहले विसिनल डाई हैलाइड बनाने की विधियां, और उसमें भी सबसे पहले क्या है, एल्कीन से। अब बताओ, अरे एल्कीन में क्या है, अपने को पता है कार्बन कार्बन के बीच क्या है, पाई बंध। अपने को दो हेलोजन के अणु लेके आना है। अब बताओ अरे क्या किया जाए, एल्कीन का हेलोजनीकरण करवाया जाए। याद करो, जब एल्कीन का हेलोजनीकरण होता था तो Br2CCl4। याद करो, इस ब्रोमीन का लाल भूरा रंग क्या होता था, विलुप्त। और ये लाल भूरा रंग विलुप्त होना क्या प्रदर्शित करता था रे, अरे क्या प्रदर्शित करता था, इस एल्कीन में उपस्थित असंतृप्तता का परीक्षण प्रदर्शित करता था। इसका मतलब अब बताओ रे, यहां दोनों हेलोजनों का सिन योग होता था या एंटी योग होता था, एंटी, क्योंकि दोनों हेलोजन क्या होते हैं, बड़े बड़े समूह। अगर ये दोनों एक ही तरफ जुड़ गए तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। इससे ये उत्पाद क्या होगा, अस्थायी। अतः दोनों हेलोजनों का कौन सा योग होता है, एंटी। लेकिन हकीकत में यह है क्या, जब हेलोजन पास वाले कार्बन पे हो तो बताओ इसे बोलते क्या है, विसिनल डाई हैलाइड। तो अब बताओ, अरे विसिनल डाई हैलाइड बनाने की पहली विधि है कौन सी, एल्कीन का हेलोजनीकरण। अगला दूसरा है एल्काइन से। तुम्हें सबको पता है, जब मैंने एल्काइन पढ़ाया था ना। अब बताओ रे, एल्काइन की विशेषता क्या होती है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच पाई बंध एक नहीं है, पाई बंध दो है। तो यहाँ योग एक बार होगा, दो बार होगा, दो बार होगा। तो यहाँ HBr का एक अणु लेना पड़ेगा, दो अणु लेना पड़ेंगे, दो अणु लेने पड़ेंगे। अब बताओ रे, मार्कोनी हाफ नियम लगेगा कि एंटी मार्कोनी हाफ, एंटी मार्कोनी हाफ। अब बताओ रे क्या होगा, CH3। सबसे पहले H कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है या कम है, जहां हाइड्रोजन कम है। अब बताओ रे क्या बना, CH डबल बॉन्ड CH2Br। अब आपको पता है, अब बताओ रे एंटी मार्कोनी आप नियम लगाओ। बताओ H कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है। लेकिन एक बात बताऊं, यहां पेरोक्साइड की उपस्थिति में हमेशा बनता है मूलक। क्या बनता है रे, मूलक। यहां पहले डॉट H का नहीं होता, पहले H का एंटी मार्कोनी हाफ नियम में कभी भी धनायन ऋणायन नहीं बनते, वहां बनते मूलक। अरे पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती कौन सी है, अरे कौन सी अभिक्रिया है रे, यहाँ अभिक्रिया का नाम बताओ, FAR, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। अब बताओ यहाँ पहले योग होगा किसका, Br डॉट का, अरे होगा किसका, Br डॉट का। अब सुनो, यहाँ Br डॉट का अटैक होने की दो संभावनाएं हैं। मान लो Br यहाँ जुड़ गया, अरे यहाँ जुड़ा तो यहाँ क्या बन गया, डॉट, अरे क्या बन गया, डॉट। वह डॉट इस ब्रोमीन के लोन पेयर के साथ किसमें है रे, अनुनाद में। देख लो, लोन पेयर, सिग्मा और मुक्त मूलक। अब बताओ अगर Br यहाँ जुड़ता तो यहाँ बनता मूलक। अब बताओ क्या वो अनुनाद में है, क्या नहीं है।
अब बताओ Br का, इसका Br का जुड़ना बीच वाले कार्बन पे सही है या साइड वाले कार्बन पे? बीच वाले कार्बन पे। अब सुनो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। CH3 C, यहां तो H और ये CH2 Br। अब योग होगा Br डॉट का। अब बताओ ये बन गया CH3 CH Br CH2 Br। तुम अगर एंटी मार्कोनी हाफ नियम लगाते तो दोनों Br को यहां जोड़ते। अरे होता कि नहीं होता? लेकिन यहाँ H का पहले योग नहीं होता, पहले योग होता है Br डॉट का। Br डॉट क्या है? अरे Br डॉट क्या है? मुक्त मूलक। अब बताओ जब भी एल्काइन पर HBr का योग होगा तो एक बार होगा, दो बार होगा? दो बार होगा, क्योंकि पाइबंद एक नहीं है, पाइबंद दो है। अब बताओ रे, जब दो बार हेलोजन का योग होगा तो जो जिन जिन यौगिकों में दो हेलोजन होते हैं उनको बोलते क्या है? डाई हेलाइड। डाई हेलाइड दो प्रकार के होते हैं, विशिनल डाई हेलाइड और जेम डाई हेलाइड। बताओ जब भी एल्काइन पर HX का योग होता है तो जेम डाई हेलाइड बनता है कि विशिनल डाई हेलाइड? विशिनल डाई हेलाइड। इतना फेमस है, इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही स्टार लगा रखा है। अब बताओ रे कौन सा हेलाइड बना? विशिनल डाई हेलाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विशिनल डाई हेलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बताओ, अगला क्या है? एल्कोहल से। इंपॉर्टेंट तो पहला ही था, एल्कोहल से। एक बात बताओ रे, हेलाइड बना, डाई हेलाइड बनाने के लिए दो हेलोजन जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ एल्कोहल एक OH समूह वाला ले रहे हैं, दो OH समूह वाला, दो OH समूह वाला, और यहाँ ले लिया हमने PCl5। अभी कारक को देखते ही पता पड़ रहा है यहाँ NSR होगी। क्या होगी? NSR होगी। एल्किल हेलाइड और एल्कोहल ये दोनों प्रदर्शित करते हैं NSR। अब बताओ रे, Cl माइनस आएगा और OH माइनस जाएगा। यहाँ Cl एक जगह आएगा, दो जगह आएगा? दो जगह आएगा। और ये देखो ये दो जगह आ गया ना। अब बताओ समान हेलोजन पास वाले कार्बन पे है ना, ये क्या बन गया रे? विशिनल डाई हेलाइड। छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगला ये क्या है? इसे यौगिक को बोलते क्या है? ऐसा आपने पहली बार देख रहे होंगे। ऐसे लग रहा है यहाँ पर ईथर जैसी फीलिंग आ रही है। अरे आ रही है ना, देखो ईथर जैसी फीलिंग। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन बीच में नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है साइड में है। और ऐसे यौगिकों को बोलते क्या है रे? एपोक्सी। अरे बोलते क्या है? एपोक्सी। ये PCl5 आ रहा है, ये बंद यहाँ से भी टूटेगा और ये बंद यहाँ से भी टूटेगा। अब बताओ उत्पाद तो क्या बन जाएगा? CH3CHCl और ये CH2Cl, और साथ में कौन बाहर निकल गया रे? POCl3। एक तो फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन, और कितने क्लोरीन थे रे? 3। अब बताओ ये क्या बन गया रे? विशिनल डाई हेलाइड। खत्म। एक ही चीज याद रखनी है, एल्काइन पर HBr का एक बार अटैक होगा, दो बार होगा? दो बार होगा। अब बताओ हेडिंग क्या है? जेम डाई हेलाइड बनाना। सबसे पहले अरे एल्काइन से, अब तुम खुद ही सोच लो, अगर एल्काइन पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर HBr का योग हो तो नियम लगेगा एंटी मार्कोनी हाफ। वो ज्यादा मेन नहीं है, उत्पाद क्या बनेगा? विशिनल डाई हेलाइड। लेकिन एल्काइन पर जब HX का योग हो, केवल HX का, पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में, अब क्या बनेगा? देख लो। सबसे पहले एल्काइन है। अरे क्या है? एल्काइन। बताओ अरे सबसे पहले योग एक बार होगा, दो बार होगा? दो बार। सबसे पहले योग होगा किसका? H का। बताओ H, यहाँ तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है? समान। यहाँ मान लो H है, यहाँ क्या जुड़ गया? हेलोजन। ये लो CH2 डबल बॉन्ड CH क्या जुड़ गया? X। योग एक बार होगा, एक बार और होगा? एक बार और होगा। बताओ H कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, ये ज्यादा है। अब बताओ रे क्या बना? CH3 CH X और X। बताओ रे क्या है? जेम डाई हेलाइड। ये चीज तो याद करनी है। अगर एल्काइन पर HX का योग अगर H2O2 की उपस्थिति में हो तो क्या बनता है? विशिनल डाई हेलाइड। और आपको पता है एंटी मार्कोनी हाफ नियम केवल HBr की स्थिति में लागू होता है, HF HCl HI की स्थिति में लागू नहीं होता। अगर वो देगा ना तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr ही देगा।
लेकिन मार्कोनी हाफ नियम तो चाहे HX लिखो और चाहे HCl HBr कुछ भी लिखो। अब बताओ ये क्या बन गया रे, जेम डाई हेलाइड। अगला बताओ, एल्डिहाइड व कीटोन से। तुम्हारे को कभी भी ऑर्गेनिक रट्टी नहीं जाती। ऑर्गेनिक में एक बार अभिक्रिया को समझा जाता है, फिर एग्जाम में आते ही उसको यूज किया जाता है। अच्छा क्लास में ऐसे पढ़ा था, अच्छा यहाँ एल्डिहाइड दे रखा है और इसकी PCl5 के साथ क्रिया करा रहे हैं। PCl5 का काम है Cl देना और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी यार, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने बंद बना रही है, 2 बंद बना रही है। तो हकीकत में अगर ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जाएगी ना, तो यहाँ कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करने के लिए 1 क्लोरीन नहीं, यहाँ क्लोरीन आएंगे 2, और दोनों अलग अलग कार्बन पे आएंगे या फिर एक पर ही आएंगे, एक पर ही आएंगे। देखो क्या जुड़ गया है, Cl है Cl। यहाँ 2 क्यों आए, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 1 नहीं है, यहाँ कितनी है, 2 है। ये क्या बन गया है, जेम डाई हेलाइड। रटना नहीं है, जेम डाई हेलाइड। आगे चलो देख, ये क्या है, कार्बोनिल यौगिक। बोले तो क्या है, कीटोन। PCl5 के साथ अभिक्रिया कराया, एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, यहाँ 2 क्या आ जाएंगे रे, Cl। अगला पढ़ो क्या है, और इसके स्टार भी लगा लो। पहले मैंने बताया विसिनल डाइहेलाइड, फिर बताया जेम डाइहेलाइड। अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है एरिल हेलाइड के बारे में। बताओ, इतने दिन हम पढ़ रहे थे एल्किल हेलाइड, बताओ रे एरिल हेलाइड क्या है। एक बेंजीन वल्ले से अगर हेलोजन जोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एरिल हेलाइड। बताओ रे बेंजीन का मूलक होता क्या है, बेंजीन का मूलक फेनिल। अगर बेंजीन है और बेंजीन में अगर एक H को बाहर निकाल दिया जाए और बेंजीन के ऊपर अगर डॉट बना दिया जाए, इसको बोलते क्या है, फेनिल। अरे क्या है ये, फेनिल। और इसी को बोलते हैं एरिल। अरे बताओ बोलते क्या है, एरिल। ये देखो बेंजीन से H को उठाकर यहाँ जोड़ दिया X। अब बताओ रे क्या है ये, एरिल हेलाइड। एक बार दोबारा बताओ, इसमें क्या अंतर है। अगर कोई रटन तोता रटता नहीं है तो उसका तो आंसर बिल्कुल सही होगा। इन दोनों में अंतर बताओ। जिस बच्चे को इसमें अंतर आता है ना, उसको बहुत कुछ आता है। यहाँ हेलोजन सीधा बेंजीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ हेलोजन सीधा बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ फेनिल से जुड़ा हुआ है, यहाँ हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पूरे पहले टोलुइन था और उसका एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो क्या बनता था, बेंजिल। तो बताओ ये क्या है, अरे क्या है ये, बेंजिल हैलाइड। अरे क्या है, बेंजिल हैलाइड। ये इतनी बार हर एग्जाम में आया, हर लड़के का गलत होता है, क्यों होता है बताऊं। यहां से क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, बेंजिल हैलाइड में बेंजीन से जुड़े कार्बन का संकरण बताओ। बेंजिल हैलाइड में बेंजीन से जुड़े कार्बन का संकरण बताओ। हेलो बताओ रे, हाँ बताओ, ये रहा। बताओ इसके चारों तरफ सिग्मा कितने, 1 2 और 2 हाइड्रोजन कितने, 4। संकरण कौन सा, sp3। एरिल हैलाइड में हैलाइड से जुड़े कार्बन का संकरण बताओ। एरिल हैलाइड में हैलाइड से जुड़े कार्बन का संकरण बताओ। इसके चारों तरफ सिग्मा कितने, देखो 1 2 और 1 3। कई क्या सोचेंगे, 1 2 3 और 4। कई ऐसे भी सोचेंगे अभी तो यहाँ एक हाइड्रोजन है और जुड़ा हुआ। अरे कार्बन की संयोजकता कितनी, 4। 2 और 1 3 और 1 है 4। यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, अरे यार मामला बिगड़ गया भाई। हाँ अब काम में लेना चाहिए हमें। हाँ अब बताओ देखिए कौन सा रे, sp2। चलो सुनो एक बात आगे, ये तो एक नॉर्मल बात थी। इसकी एक विशेषता बताई थी मैंने एरिल हैलाइड की, याद करो पिछली क्लास में एरिल हैलाइड की एक विशेषता बताई थी। कोई एक बताएगा आप में से,
लिखो देखे सभी, बताओ देखे एरिल हैलाइड की क्या विशेषता है फिनॉल बनाने की। बताया था। एरिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड और एसिटिनिल हैलाइड ऐसे हैलाइड है जो आसानी से एनएसआर प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि इनके लोन पेयर किस में फंसे हुए हैं, अनुनाद में फंसे हुए हैं। लोन पेयर सिग्मा और पाई, यहाँ ये लोन पेयर देगा तो इन दोनों के बीच ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, तो इनके बीच में आंशिक क्या आ जाएगा, द्विबंध लक्षण। तो एरिल हैलाइड आसानी से नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। आपकी तैयारी बहुत सॉलिड है भाई, पूरे दिन पढ़ते हो आप। अब बताओ रे, सबसे पहले तो एरिल हैलाइड को बनाए कैसे, सबसे पहले पता है। अगर एरिल हैलाइड बनाना है तो पहले बेंजीन जैसा यौगिक काम में लेना पड़ेगा और बेंजीन के ऊपर हेलोजन जोड़ना पड़ेगा। अब अभिकर्मक क्या काम में लिया जाए कि बेंजीन से हेलोजन जुड़ जाए, सुनो। सबसे पहले X2 का मतलब तो क्या है, हेलोजनीकरण। अरे क्या है, हेलोजनीकरण। अब आपको पता है, आपको एक चीज सिखाता हूं। इतने दिन मैंने खूब बातें बताई आपको, EAR भी बताया, NSR भी बताया, NAR भी बताया, FAR भी बताया, लेकिन आज दिन तक आपको ये चीज नहीं बताई, ESR। ESR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोले तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब एक बात बताऊं, ESR कौन प्रदर्शित करता है। ESR का मतलब है इलेक्ट्रॉन स्नेही तो बाहर जाएगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा। अरे यही तो हुई ना। अब बताओ रहा तुम एक बात, बेंजीन से H+ बाहर जाएगा, प्लस ही बाहर जा रहा है ना, और X+ ही आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही जा रहा है और इलेक्ट्रॉन स्नेही आ रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न, बेंजीन के व्युत्पन्न का मतलब है, जैसे बेंजीन से मैंने OH जोड़ दिया तो फिनोल बन गया, बेंजीन से CH3 जोड़ दिया तो क्या बन गया, टोलुइन बन गया। तो ये बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न ये है यौगिक प्रदर्शित करते हैं, क्या रहे, ESR। बताओ आज के बाद ऑर्गेनिक में ESR अभिक्रिया कौन से यौगिक प्रदर्शित करते हैं। अरे बोलो सभी, बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न। अब सुनो, अगर अकेला X2 होता तो क्या इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण होता क्या, ऐसे X+ और X- नहीं होता ना, दोनों की विद्युतीयता क्या है, समान। बेंजीन की ESR हमेशा लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है, बिना लुईस अम्ल के कभी भी ESR नहीं होती। यहाँ लुईस अम्ल के तौर पे काम में लिया जा रहा है FeX3, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ AlCl3 भी काम में लिया जा सकता है, यहाँ पर ZnCl2 भी काम में लिया जा सकता है, ऐसे लुईस अम्ल काम में लिए जाते हैं। अब बताऊँ क्या करेगा, ये लुईस अम्ल एक हेलोजन को अपने रिक्त डी कक्षक में ग्रहण कर लेगा, ये बना लेगा ना Fex4-। अब बताओ रहा है, क्योंकि इसने इस हेलोजन से लोन पेयर को ग्रहण किया है तो इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस, और एक क्या बन गया रहा, X+। अपना काम ही यही था। इस लुईस अम्ल ये यहाँ क्यों आया है, ये लुईस अम्ल यहाँ क्यों आया है, ऐसा बेंजीन में पढ़ाते हैं, ये लुईस अम्ल यहाँ क्यों आया है। अरे कोई बता सकता है, ये E+ के किसके लिए रे, अरे कोई बताएगा, E+ के निर्माण के लिए आया है। दोबारा बताओ, क्या कारण है कि बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्नों की अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है, क्या कारण है, क्योंकि लुईस अम्ल क्या करवाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण करवाता है। क्योंकि बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्नों की अभिक्रिया होती क्या है, ESR, बोले तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बताओ रे, यहाँ बाहर कौन निकल रहा है, एक बार सभी बोलो, यहाँ बाहर कौन निकल रहा है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा H+ निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने वाला भी इलेक्ट्रॉन स्नेही, और बताओ रे आने वाला भी इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसलिए क्या नाम पड़ा, ESR। मेरा मकसद यहाँ ESR समझाना नहीं है, मेरा मकसद है कि बेंजीन कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ESR।
प्लस ही जा रहा है, प्लस ही आ रहा है, तो क्या नाम पड़ गया, ESR। अब ये क्या बन गया रे, एरिल हैलाइड। अपनी हेडिंग भी क्या थी, एरिल हैलाइड को बनाना। अपनी हेडिंग थी एरिल हैलाइड के बारे में पढ़ना। सबसे पहले तो उसकी संरचना पढ़ी, उसमें संकरण पढ़ा, अब एरिल हैलाइड को बनाया। एक चीज, एरिल हैलाइड की विशेषता बताओ, एरिल हैलाइड की मुख्य विशेषता क्या होती। एरिल हैलाइड में हेलोजन के लोन पेयर बेंजीन के साथ अनुनाद में फंसे हुए होते हैं, इसलिए यहां हेलोजन आसानी से बाहर नहीं निकलता। चलो अगला, एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब है एरिल हैलाइड कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, इसकी विशेषता क्या है, बताओ रे। एरिल हैलाइड में हेलोजन के लोन पेयर पाईबंद के साथ अनुनाद में फंसने के कारण, बताओ क्या यहाँ से x x माइनस के रूप में बाहर निकल सकता है क्या, तो क्या बताओ ये एरिल हैलाइड NSR आसानी से प्रदर्शित कर सकता है क्या, नहीं। पढ़ो एक बार, लोन पेयर पाईबंद के साथ अनुनाद में फंसने के कारण NSR सामान्य परिस्थितियों में प्रदर्शित नहीं करता। एक बार दोबारा पढ़ो, मैंने क्या लिखा, सामान्य परिस्थितियों में प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन सुनो, आप यहां परिस्थिति ऐसी पैदा कर दो, ताप को बहुत बढ़ा दो, तो बंद को तो क्या करना पड़ेगा, टूटना ही पड़ेगा। अब बताओ, सामान्य परिस्थितियों में एरिल हैलाइड NSR अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन ताप दाब को बढ़ा दिया जाए। अब देखो रे, कौन है ये, एक बार देखो, देखे एरिल हैलाइड, मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई एक्वस NaOH के साथ, तो तुम्हें ऐसे लग रहा है X माइनस निकल जाएगा और OH माइनस आ जाएगा, तो आसानी से NSR हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। देखो मैंने क्या लिखा, 623 केल्विन ताप, बोले तो उच्च ताप और उच्च दाब। सुनो भाई, अब क्या होगा, ये देखो Na प्लस और OH माइनस, अब यहां जुड़ जाएगा ONA, और कौन जुड़ेगा रे, आने वाला H प्लस, और ये क्या बन गया रे, फिनोल। डायरेक्ट याद रखो ना, X माइनस बाहर जाएगा और OH माइनस आएगा। क्या बताओ ये अभिक्रिया सामान्य परिस्थितियों में हो रही है क्या, नहीं। अब एक बात आपको जरूर बताता हूं, ये बात अगर किसी ने समझ ली ना, उसकी ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये समझ गया ना, तो उसको पूरी ऑर्गेनिक भी आती है। ये आज ये इसका नॉलेज है। ऑर्गेनिक की एक बेसिक चीज है जो आज आपको सीखनी पड़ेगी। कोई आपको ऐसे बोल दे कि क्या पता ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि नहीं हो, इतना ताप दिया जाए कि नहीं दिया जाए, तो इस ताप को कम करने का कोई विकल्प बताओ, ये कि यह अभिक्रिया कम ताप पर भी आसानी से हो जाए। ऐसा कोई विकल्प बताओ आप। अब मैं बताऊं इसका विकल्प क्या है। आप बेंजीन वल्ले से ऐसे समूह जोड़ दो जो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा खींचते हो। अगर ऐसा समूह जोड़ोगे ना जो कि बेंजीन वल्ले से पाई इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो उस कार्बन हेलोजन बंध में ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाएगी, वहां प्लस माइनस बन जाएगा, और ध्रुवीयता उत्पन्न होने के कारण आयनों का निर्माण होने के कारण हेलोजन आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब देखो रे, मैंने बेंजीन वल्ले से जोड़ दिया NO2, और NO2 का क्या होता है रे, -M। ये खींचेगा ही नहीं, ये बहुत ज्यादा खींचेगा, तो इस हेलोजन पर आंशिक क्या आ जाएगा रे, धनावेश, और इस पर आंशिक ऋणावेश। अब बताओ रे, इनके बीच में क्या उत्पन्न हो गई, ध्रुवीयता उत्पन्न हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई। अब सुनो देखे तुम, अब बताओ पहले ताप कितना था, 623, अब कितना हो गया, 423। मतलब NO2 को जोड़ते ही 200 केल्विन ताप क्या हो गया, कम। एक काम करो ना, आप एक क्यों जोड़ते हो, आपको पता है आप औरतों पर भी जोड़ सकते हो और फेरा पर भी जोड़ सकते हो। और तो ये भी है, और तो ये भी है। ये तो क्या है रे, मेटा, ये भी क्या है, मेटा, ये कौन सी है, पेरा, ये पेरा। अब सुनो, एक काम करो आप, इसको आसान बनाने के लिए आप एक काम करो, हर ऑर्थोपेरा स्थिति पर जोड़ दो क्या, NO2 जोड़ दो। अब बताओ रे, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, और ये भी खींच रहा। अब तो केवल गर्म पानी के साथ ही करवा दो ना आप, गर्म पानी भी X माइनस को बाहर निकलवा देगा। अब बताओ रे, यहां से ये देखो,
एक गलती की आपने, ये यहां पर क्या आना चाहिए रे, एक्स। देखो ये एक्स, ये कौन है अपना, एरिल हेलाइड। अब बताओ रे, यहां से एच एक्स तो कहाँ निकल जाएगा, बाहर, और कौन जुड़ जाएगा रे, ओ एच। बताया था ना कल, क्या नाम है इसका, ये फिनोल तो था, लेकिन फिनोल की दूसरी पर है, चौथी पर है, और छठी पोजीशन पे जुड़ गया कौन, अरे कौन जुड़ गया, NO2। NO2 को बोलते क्या है, नाइट्रो। अब बताओ रे क्या है, पिक्रिक अम्ल है। ये अभिक्रिया है किसकी, एरिल हैलाइड की। ये क्यों किया जा रहा है ऐसा, NO2 क्यों जोड़े जा रहे हैं, किसको आसान बनाने के लिए, बोलो देखिए फटाफट, NSR को आसान बनाने के, NSR को आसान बनाने के लिए। चलो भाई अगला पढ़ो, देखिए चैप्टर एंड पे है। अब तो एक हेडिंग डली है, क्या रे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। DDT क्या है, कीटनाशक तो बाद की चीज है, पहले DDT क्या, आपने पढ़ लिया, बता दिया DDT है, यहाँ क्यों पढ़ा जा रहा है, इस चैप्टर में पढ़ने की क्या जरूरत थी इसको, DDT को। DDT क्लोरीन युक्त एक कार्बनिक यौगिक है। क्लोरीन क्या है, हेलोजन, ये कार्बनिक यौगिक है, इसलिए पढ़ा जा रहा है हैलाइड वाले चैप्टर में, क्योंकि ये क्या है, हेलोजन युक्त यौगिक है, इसलिए इसको कहाँ पढ़ा जा रहा है, एल्किल हैलाइड में पढ़ाया जा रहा है। अब बताओ DDT का पूरा नाम बोलो, DDT का पूरा नाम है डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। अभी बताएंगे DDT की संरचना क्या होती है। सबसे पहले DDT क्या है, कीटनाशक है, और आपको इकोलॉजी में बताया जाता है DDT ऐसा प्रदूषक है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक अपघटन नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते क्या है, अजैव निम्नीकरण ये बोलते। और एक चीज इकोलॉजी में और बताई जाती है, निरंतर खाद्य श्रृंखला में इसकी जो सांद्रता है वो लगातार बढ़ती है, और इसे बोलते क्या है, बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। अब आपको DDT बनाना है, रटना कभी नहीं है, आपने बोल दिया डाई क्लोरो डाईफेनिल, तो दो तो बेंजीन वल्ले होनी चाहिए, और दोनों बेंजीन वल्ले से क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्लोरीन। क्या नाम है इनका, डाई क्लोरो डाईफेनिल। और क्या बोला आपने, ट्राई क्लोरो एथेन। अब कार्बन भी कितने होने चाहिए, 2, और क्लोरीन और कितने होने चाहिए, 3। लो भाई 2 कार्बन ले लिया मैंने, और कितने क्लोरीन है, 3। ये क्या है, ये क्या है, ये CH, ये C डबल बॉन्ड H, ये क्या है, एल्डिहाइड। और इस जो ये अणुसूत्र दे रखा है इसका नाम क्या है, क्लोरल। आज के बाद बताओ क्लोरल क्या होता है, CCl3CHO। अरे क्या होता है, CCl3CHO। दोबारा बताओ, DDT बनाने के लिए कौन कौन से कार्बनिक यौगिक आधारी पदार्थ के रूप में काम में लिए जाते हैं, एक तो क्लोरल, एक क्लोरोबेंजीन। कितने क्लोरोबेंजीन है, 2 क्लोरोबेंजीन। दोबारा बताओ क्लोरल क्या है, CCl3CHO। क्या है ये, एल्डिहाइड, और तीनों हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ दिया, 3 क्लोरीन। अब आपको क्या करना बताऊं, इस CCl3CHO को ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखना, ये क्या है, एक प्रकार का एल्डिहाइड, तो मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड OH। आप एक क्लोरोबेंजीन यहां बना लो, और एक क्लोरोबेंजीन यहां बना लो, क्लोरीन को तो बाहर निकालना नहीं है। अब बताओ रहे यहां कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, यहां भी कौन है, हाइड्रोजन, और इसका ऑक्सीजन, ये है H2O के रूप में कहा निकल जाएंगे, बाहर। अब देखना रहे, CCl3 था, एक क्लोरोबेंजीन इधर जुड़ गई, एक इधर जुड़ गई, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। यहां प्रतिस्थापी ज्यादा है, इसलिए इसको तो न्यूनतम अंक देना पड़ेगा, 1, और इसको क्या दे दिया, 2। अब बताओ इसका नाम क्या है, 2 और जहां भी क्या लग जाता है, डाई, उसके नाम के आगे लिखते हैं 20। अरे क्या लिखा जाता है, 20। अब बोलो ये क्या है,
2,2,20 डाई कलोरो, ये देखो डाई कलोरो डाईफेनिल 1,1,1 ट्राई कलोरो एथेन। बताओ डीडीटी में मुख्य जनक श्रृंखला कितने कार्बन की? 2 कार्बन की। एक और एक है 2 कार्बन। अरे यार कई इसको पाइबंद समझ बैठेंगे जो 12वीं पास है, वो कि पाइबंद भी होता है डीडीटी में। कई है ऐसे मछुआरे। हाँ अब बताओ, एक बार दोबारा बताओ, डीडीटी का आईयूपीएसी नाम क्या है? 2,2 रटना नहीं, बताऊँ कैसे? आज के बाद डीडीटी में 2 कार्बन, एक कार्बन से 2 तो फेनिल, फेनिल से जुड़ा हुआ है क्लोरीन, और कौन से कार्बन पे? दूसरे पे। अब बोलो 2,2,20 डाई क्लोरो डाई फेनिल 1,1,1 ट्राई क्लोरो एथेन। अब बताऊं, एक IIT एग्जाम होता है 2015 में, उसमें ऐसे क्वेश्चन आ गया, डीडीटी में कितने क्लोरीन परमाणु होते हैं? डीडीटी में कितने क्लोरीन? 5, 3 तो इधर है और 2 फेनिल से जुड़ी। अब बताओ रे कितने? 5। डीडीटी पूरा। अब क्या है? BHC फुल फॉर्म बोलो। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। यहाँ एक चीज याद रखना बस, यहाँ एक शब्द याद रखना, बोलो देख इसको बोलते क्या है? छलावा। यहाँ एक प्रकार का छलावा देखने को मिल रहा है, जो नाम है वो नाम है नहीं है। नाम एक बार दोबारा बोलो, फुल फॉर्म बोलो सभी। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो मतलब बेंजीन है इसमें? नहीं है, इसे तो क्या बोलते हैं? छलावा। पहले तो BHC बनाते कैसे हैं? बेंजीन ले लो, प्रकाश की उपस्थिति में इसका हेलोजनीकरण करवा दो और क्लोरीन की उपस्थिति में गर्म कर दो। ये प्रकाश एक ही काम करता है, बंध को तोड़ता है। ये हर पाइबंद मजबूत होता है सिग्मा, सिग्मा, तो ये कमजोर पाइबंद को क्या कर देगा? तोड़ देगा। ऐसे मान लो यहाँ भी मूलक बन गया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हर जगह कौन जुड़ जाएगा? रे क्लोरीन। और पहले से हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है ही। अब बताओ, हर पाइबल्य टूट गई, हर पाइबंद टूट गया, तो अब क्या इसमें बेंजीन बची? क्या नहीं बची ना। अब बताओ रे इसको, इसका अणुसूत्र क्या है? C6H6 और Cl6। इसको और क्या बोलते हैं? 666। और क्या बोलते हैं? गैमेक्सिन। और क्या बोलते हैं? लिंडेन। ये BHC के क्या है? अन्य नाम है। ये संरचना है किसकी? BHC की। अब बताओ रे, क्या BHC में बेंजीन है रे? नहीं है। तो ये ऐसा कीटनाशक है, ऐसा क्लोरीन युक्त कीटनाशक है जिसमें हकीकत में बेंजीन होती ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पाइबंद तो टूट गए। एक बार दोबारा बताओ, BHC बनाते कैसे हैं? बेंजीन को क्लोरीन की उपस्थिति, क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसका अणुसूत्र बोलो एक बार। C6H6Cl6। इसके अन्य नाम बोलो। 666 गैमेक्सिन या लिंडेन। ये क्या है? BHC कीटनाशक। क्या है रे? कीटनाशक। इसको यहाँ क्यों पढ़ा जा रहा है? ये हैलोजन युक्त कीटनाशक है। क्या है? हैलोजन युक्त कीटनाशक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, CCl4 कितने क्लोरीन युक्त? 4 क्लोरीन युक्त। क्या नाम है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका व्यापारिक नाम क्या है? पायरीन। अरे क्या नाम है? पायरीन। इसका उपयोग अग्निशामक के तौर पर आग को बुझाने में किया जाता है। आज की बात याद रहेगा ना? पक्का याद रहेगा। अगला 3 क्लोरीन युक्त वाला क्या कहलाता है? क्लोरोफॉर्म। इसको यहाँ क्यों पढ़ा जा रहा है? ये भी क्लोरीन युक्त है। बताओ रे, क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोशी के तौर पे। इसकी एक मुख्य विशेषता होती है, आपको सबको पता है, जब क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, मतलब ये क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, देखो एक HCl तो बाहर निकल जाएगा, और देखो
एक HCl का मतलब एक क्लोरीन बाहर निकल गया ना, और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगी। बताओ अरे क्या बना, COCl2। इसे बोलते क्या है COCl2 को, कार्बोनिल क्लोराइड। और इसी का एक अन्य नाम क्या है, फॉस्जिन गैस। अरे क्या नाम है, फॉस्जिन गैस, जो एक प्रकार की क्या है, जहरीली है। दोबारा बताओ, फॉस्जिन क्या होता है, COCl2। कार्बन के साथ ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, देवबंद। एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, कोई ज्यादा रटना नहीं है। अगला, ये वर्ड तो आपने खूब सुना लेकिन आज दिन तक समझ नहीं आया। डेट 2019 में नहीं 18 में आया था, डेट 2018 में ज्यादातर का गलत हो गया। फ्रियोन क्या है, फ्रियोन पढ़ो देखिए, फ्रियोन क्या है पढ़ो देखिए। मेथेन व एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, फ्रियोन कहलाते हैं। दोबारा सुनो, मैंने लिया मेथेन, मैं यही तो बोला, मेथेन और एथेन के हाइड्रोजनों को हटा दो और वहां फ्लोरीन और क्लोरीन जोड़ दो। दोबारा पढ़ लो, मेथेन व एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब है हाइड्रोजनों को हटा दिया और फ्लोरीन क्लोरीन जोड़ दिया। पहले इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो। 4 हाइड्रोजनों में से 2 की जगह तो फ्लोरीन जोड़ दिया और 2 की जगह क्लोरीन जोड़, ये तो पता पड़ गया ये एक प्रकार का क्या है, फ्रियोन। लेकिन फ्रियोन के भी अणुसूत्र होते हैं, फ्रियोन के भी फॉर्मूले होते हैं, उनको ज्ञात करना पड़ता है। अब जैसे इसका नाम पड़ा फ्रियोन 1,2, ऐसे ही बोलता है अगला, फ्रियोन 1,2 कौन सा है, CF2Cl2 का क्या नाम है, या तो ये पूछता है या इसका उल्टा पूछता है। अब मैं आपको फ्रियोन का सूत्र निकालने की एक तरीका बताता हूँ। फ्रियोन का जब भी सूत्र निकालना हो, आप एक काम करना, एक ये लिख लेना, कार्बन की संख्या में से तो एक घटाना है। एक बार दोबारा बताओ क्या करना है, कार्बन की संख्या में से एक घटाना है, हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़ना है, और फ्लोरीन को ऐसे की ऐसे लिखना है। दोबारा बताओ, फ्रियोन का फॉर्मूला निकालने का लॉजिक क्या होता है, जितनी भी कार्बन की संख्या है उसमें से एक घटाना है, हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़ना है, और फ्लोरीन को ऐसे कैसे लिखना है। इस फॉर्मूले में क्लोरीन का कोई रोल नहीं होता। अब बताओ इसका फॉर्मूला, कार्बन की संख्या कितनी, एक, संख्या में से एक घटाना, अब कितनी, 0, 0 को कभी लिखा नहीं, और लिखना तो लिख देना। अब बताओ अगला, अगला ये तो कार्बन हो गया, अगला हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़ना है, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो एक जोड़ो तो कितना आया, एक। ये देखो फ्रियोन के आगे एक। एक बार दोबारा मैं लिख देता हूँ, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है 0, फिर कितना आया, एक। अब बताओ रे, अब क्या लिखना है, फ्लोरीन, अरे बताओ ये कितनी है, 2, 2 का 2 लिख दो, तो इसका नाम पड़ गया फ्रियोन 012। आगे सिखाता हूँ, बताओ फ्रियोन का उपयोग फ्रिज में करते हैं, अरे किसके रूप में करते हैं, फर्शीतक के रूप में होता है, यही तो है, याद करो। फ्रियोन ही तो है जो ओजोन परत का क्या करते हैं, क्षरण करते हैं। ये क्लोरीन और फ्लोरीन ऊपर जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। ये क्या है, एथेन, अरे क्या है, मैंने क्या किया, एथेन से 4 हाइड्रोजन हटा दिए, 2 तो फ्लोरीन जोड़ दिया और 2 ही क्लोरीन। अब इसको बिना देख के फॉर्मूला आप खुद बनाओ। बताओ, कार्बन की संख्या में से एक घटाना है, तो कितना आया, 1, हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़ना है, कितना आया, 3, और फ्लोरीन को ऐसा का ऐसा। ये देखो क्या नाम पड़ा, फ्रियोन 132। एक बार फॉर्मूला दोबारा बोल दो, फ्रियोन का फॉर्मूला, कार्बन की संख्या में से एक घटाना है, हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़ना है, और फ्लोरीन को ऐसा का ऐसा लिखना। चलो भाई, ये था अपना पार्ट कौन सा रे, हेलोजन। एक चीज और है इसमें, जब बेंजीन से NH2 समूह जुड़ा हो तो इसको क्या बोलते हैं, अरे बेंजीन से जब एमीन जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं, एनिलीन। एनिलीन क्या है, एनिलीन क्या है, एनिलीन क्या है, सचिन बताएगा, एनिलीन क्या है, एक एरोमेटिक है, अरे बोलो, एक एरोमेटिक एमीन है। अगर बेंजीन वाले से जुड़ी हुई है तो क्या है, एरोमेटिक एमीन है। ये होती तो इसको क्या बोल, इसको
एलिफेटिक एमीन। मैं एमीन का प्रकार पूछ रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? एलिफेटिक एमीन। ठीक है भाई, मैंने एनिलीन की अभिक्रिया करवा दी NaNO2 के साथ और HCl के साथ। NaNO2 का मतलब सोडियम नाइट्राइट, और HCl के साथ करवा दी। कितना ताप लिया? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिया। एक बात बताऊं, इन दोनों को अपन एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से NaCl तो बाहर निकल जाएगा, तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या रहे? HNO2। अब बताओ इसमें होगा क्या? देखो एक बार दिमाग लगाना। यहाँ एक नाइट्रोजन पहले से है, ये एक नाइट्रोजन और जुड़ जाए तो क्या बन गया? N2। ये HCl अपना क्लोरीन देगा। अब बताओ ये क्या बन गया? N2 प्लस Cl माइनस। इसको बोलते क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बेंजीन वाले से N2 प्लस और Cl माइनस जुड़ा है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? N2 को। N2 को क्या बोलते हैं? इसको कई बार बताया था, इसको क्या बोलते हैं? एजो। अरे इसको बोलते क्या है? एजो। अब इसका नाम बताओ। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये क्या है? धनावेश और ऋणावेश जहां भी आ जाता है वो क्या होता है? अरे क्या होता है? लवण। अब बताओ इसका नाम क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बोले तो एक प्रकार का क्या है? लवण। ये बहुत काम का है। जैसे गिरनियार अभिकर्मक बहुत काम आता है ना, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी बहुत काम आता है। सुनो एक बार। अब देखो, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की 3 अभिक्रियाएं हैं। जैसे एक तो मैंने इसको Cu2Cl2 की उपस्थिति में गर्म कर दिया। यहाँ कभी कभी एग्जाम में CuHCl भी लिखा होता है। एक मैंने इसको Ci2 की उपस्थिति में गर्म कर दिया, और एक मैंने Ki की उपस्थिति में गर्म कर दिया। ये आ क्यों रहे हैं? ये एक ही काम के लिए आ रहे हैं, यहाँ हेलोजन जोड़ने के लिए आ रहे हैं। Cu2Cl2 देगा क्लोरीन, तो नाइट्रोजन गैस है बाहर निकल जाएगी, तो ये Cu2Cl2 देगा क्लोरीन, ही जुड़ गया। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोबेंजीन। ये क्या बन गया रे? आइडोबेंजीन। और Ki भी क्या देगा रे? आई। ये भी क्या बन गया? आइडोबेंजीन। दोबारा बताऊं, ये हेडिंग मैंने सबसे लास्ट में क्यों डाली? ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से एरिल हैलाइड बनाने की क्या है? विधि। क्लोरोबेंजीन एक प्रकार का क्या है? एरिल हैलाइड। ये भी क्या है? एरिल हैलाइड। इन दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से एक वैज्ञानिक था सेंडमेयर। क्लोरोबेंजीन और आयोडो जब CuCl और Cu2I2 काम में लिया जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं रे? सेंडमेयर अभिक्रिया। दोबारा बताओ, आज के बाद अगर सेंडमेयर अभिक्रिया नाम आए तो इसकी विशेषता बताओ। सबसे पहले एनिलीन से बनाना पड़ेगा बेंजीन डाइएजोनियम लवण, और उस बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया या तो CuHCl के साथ कराओ, या CuHBr के साथ कराओ, या CuHI के साथ कराओ, तो या तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, या ब्रोमोबेंजीन, या आयोडोबेंजीन। इस अभिक्रिया को बोलते क्या है? सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया से कौन से यौगिक बनाए जाते हैं? एरिल हैलाइड। देख लेना, इससे संबंधित कौन है? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। एक छोटी सी हेडिंग और है, ये भी पढ़ लेते हैं, बहुत ही छोटी सी है ये तो। हेडिंग बताओ क्या है? कार्य धात्विक यौगिक। नाम से पता पड़ रहा है, ऐसी धातु जिसके साथ कौन जुड़ा हो? कार्बन। तो क्या नाम पड़ गया है? कार्य धात्विक यौगिक। देखो मैंने इसकी परिभाषा लिखी क्या? ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिनमें कार्बन से प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, यहाँ कार्बन से प्रत्यक्ष रूप से धातु से जुड़ा हो। देखना, देखिए CH3, पहले ये CH4 था, एक हाइड्रोजन निकल गया, इसकी जगह कौन आ गया? लिथियम। लिथियम कौन है? धातु। कार्बन कौन है? अधातु। जब कार्बन से डायरेक्ट धातु जुड़ी हो, इसका नाम क्या है? मेथिल लिथियम। अब बताओ ये एक प्रकार का क्या है? कार्ब धात्विक यौगिक। इधर देख लो, इन यौगिकों में कम से कम एक कार्बन से कौन जुड़ी हुई होनी चाहिए? धातु। मतलब कार्बन धातु के बीच में क्या होना चाहिए? बंध। देखना, देखिए ये बताया था आपको। रैंकलैंड अभिकर्मक R2Z
यहाँ ये तो कौन है, जिग्तो धातु, इससे कौन जुड़ा हुआ है रे, कार्बन। इसका मतलब है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक एक प्रकार का क्या है, कार्ब धात्विक यौगिक। ये तो आपका खूब सुना हुआ है। गिरनार अभिकर्मक, यहां इस मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। इसकी पहचान होती है R-Mg+। इसको बोलते क्या है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। दोबारा बताओ, गिरनार अभिकर्मक का नाम क्या है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एक बार दोबारा, ये हो गए कार्ब धात्विक यौगिक अपने कंप्लीट हुए। कार्ब धात्विक तो कुछ है ही नहीं, गिरनार अभिकर्मक भी कार्ब धात्विक यौगिक है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक भी क्या है, कार्ब धात्विक यौगिक है। कोई बता सकता है ये है क्या, देखिए कार्ब धात्विक यौगिक ये है क्या, बताओ ये है क्या। अरे है ना, यहां भी क्या जुड़ा हुआ है, धातु के साथ कार्बन, यहां भी धातु के साथ कार्बन, यहां भी धातु के साथ कार्बन। सुनो, एक छोटी सी लॉजिक आपको लास्ट में और बता देता हूं, एक पहचान बताता हूं। जब भी पाईबंद दो असमान परमाणुओं के बीच होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच, कार्बन नाइट्रोजन के बीच, कार्बन सल्फर के बीच, तो पहले वहां योग होता किसका है, नाभिक स्नेही का। अब बताओ रहा, यहाँ R-Mg+ है, पहले Mg+ का टेक होगा R- का, R- का। इसीलिए ऐसे यौगिक दे रखे हो तो कौन सी अभिक्रिया होगी रे, Na। कितना इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको देख के तो बता सकते थे, लेकिन इनको देख के भी तो बताना है। जब पाईबंद कहाँ हो, असमान अलग अलग विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच हो, योग तो होगा ही, पाईबंद को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और योग पहले किसका होगा, नाभिक स्नेह। यहाँ गिरनार अभिकर्मक का योग हो रहा है। गिरनार अभिकर्मक की पहचान है, कार्बन पे क्या होता है, ऋणावेश, और Mg पे क्या आता है, धनावेश। पहले अटैक होगा किसका, नाभिक स्नेह का। R- क्या है रे, नाभिक स्नेही है। चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये। चलो भाई, आज की क्लास तो खत्म हुई है ना, अगली क्लास में अपना एल्कोहल फिनोल ईथर की एक क्लास हुई है, उसको भी खत्म करेंगे भाई। आज के लिए बहुत है ना।